अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके साथ हमने ये देखा था कि इन्वर्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेंट्स हमने स्टार्ट किया था। फिर हमने डिफरेंट प्रोसीजर्स देखे कि रो ऑपरेशन से भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो सकता है। फिर हमने इन्वर्स का एक न्यू मेथड स्टडी किया, रैंक पढ़ा, ठीक है। और ये सब हम क्यों पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ हमें काम आना है जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और कुछ हमारे पास ट्रिकी प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि, और ये हमने एक स्लाइड पे पढ़ा भी था कि हम ये देख रहे थे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का कैसे पता चल सकता है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि हमारा सॉल्यूशन कैसा आएगा। उसको एक तरीका तो ये है कि हम पहले से डिटर्मिन कर लें। और हमने ये भी पढ़ा कि जब हम एचलन फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे तो हमें वहाँ भी नज़र आ जाएगा। अभी जो हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं ना, ये इन एग्जांपल्स को देख के आपको समझ आ जाएगी कि इस बात का क्या मतलब था कि हम जब एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से भी टाइप ऑफ सोल्यूशन समझने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, हमें नज़र आ जाता है, ठीक है। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिएगा। इस एग्जाम्पल का जो सोल्यूशन है ये हैंड रिटन है, अगर आप इन स्लाइड्स को आगे देखेंगे तो, क्योंकि ये ऐसे इसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस थी कि वो हैंड रिटन थोड़ी आसान लग रही थी, ठीक है। तो आप उनको यहीं से देखिएगा। अच्छा अच्छा, अगर हम इस एग्जाम्पल स्टेटमेंट को देखें, क्वेश्चन क्या है कि डिटरमिन द पिवट एंड फ्री वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। ये पिवट और फ्री वेरिएबल हमें कहाँ पर ज़रूरत आएगा और कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, अभी आगे जाके एग्जांपल्स में आपको पता चलेगा। इसलिए पहली एग्जांपल हम ये करेंगे कि पिवट और फ्री वेरिएबल का कैसे पता चलता है, ठीक है। हम पिवट को पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको थोड़ा डिफाइन भी करके बता दिया था। लेकिन अब ज़रा डिटेल से देखते हैं कि इसको हम एचलन फॉर्म से रिकग्नाइज कैसे करते हैं कि कौन सा जो अननोन वेरिएबल है वो पिवट होगा और कौन सा फ्री वेरिएबल होगा, ठीक है। तो तीन पार्ट्स हैं इस एग्जाम्पल के और तीन ही हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये जो एग्जांपल है ना, इसको ये कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसका जो यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा है ना, वो जस्ट वर्डिंग में लिख दिया है क्योंकि इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट पिवट और फ्री वेरिएबल्स के बारे में है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। असल जो प्रॉब्लम आएगा वो हमारा इसके बाद आएगा, ठीक है। तो ए प्रॉब्लम के बारे में जो यहाँ पे मैंने कमेंट्स लिखे हैं ना, इसको जरा देखें। जब आप ए पार्ट की एचलन फॉर्म निकालते हो, ठीक है, ये जब आप निकालेंगे ना तो आप देखेंगे द लीडिंग अननोन्स आर द पिवट वेरिएबल्स, ठीक है, एंड द अदर्स आर द फ्री वेरिएबल्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा दोबारा रिवाइज करवा दूँ कि पिवट वेरिएबल्स होते क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी रो में हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होती है उसको पिवट कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा। मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ ना, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स थी ना, उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई और उसकी एचलन फॉर्म हमारे पास ये आ चुकी है। इस एचलन फॉर्म से अगर कोई मुझे ये कहे कि आप पिवट डिटरमिन करके हमें बताएं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि पिवट सबसे पहले होता क्या है। किसी भी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री को पिवट बोलते हैं। आप पहली रो को देखें, इसकी पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, तो ये एक पिवट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पिवट्स भी हमने देखने होते हैं कि कितने हैं हमारे सिस्टम के अंदर। सेकंड रो में पहली नॉन जीरो एंट्री फिर 1 है, ये भी पिवट हो गया। थर्ड रो पूरी की पूरी 0 हो गई है, इसलिए इसमें कोई पिवट नहीं है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पिवट्स कितने हो गए, 2, और वह है कौन से, दोनों 1 के इक्वल है। अच्छा, अब मैंने आपको ये समझाया था कि ये जो पहला कॉलम आपके पास होता है आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर, इसमें सब एंट्रीज किसकी आ रही होती है, किसके कोफिशिएंट्स आ रहे होते हैं, x1 के। तो हम आसान अल्फाज में समझने के लिए कह देते हैं कि ये पहला कॉलम x1 का कॉलम है, दूसरा कॉलम x2 का कॉलम है, तीसरा कॉलम x3 का कॉलम है, और जो वेरी लास्ट कॉलम है वो तो ऑब्वियसली हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम के केस में जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एंट्रीज होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देखें 5, 8, -2, ये वो है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर x1 के कॉलम में आपको पिवट मिल जाए तो
ये कभी भी फ्री वेरिएबल नहीं हो सकता। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है, ठीक है? क्योंकि अभी लास्ट एग्जांपल से माइक्रोफोन म्यूट करें बच्चे। तो अब हमारे पास जो x1 का कॉलम था वहां से हमें एक पिवट मिल गया, x2 के कॉलम से हमें पिवट मिल गया, x3 में हमारे पास कोई पिवट नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब पिवट को मैं जिस तरह से डिस्क्राइब करने जा रही हूँ ना, आपने इसको गौर से सुनना और याद रखना है। देखिए, जिस कॉलम में आपके पास पिवट आ जाता है वो वेरिएबल फ्री वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है? x1 के कॉलम में हमने पिवट को लोकेट कर लिया, इसका मतलब है ये फ्री वेरिएबल नहीं हो सकता। x2 के कॉलम में भी पिवट मिल गया, ये भी फ्री वेरिएबल नहीं हो सकता। x3 के कॉलम में हमारे पास कोई पिवट नहीं है, क्योंकि x3 के कॉलम में कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा मेंबर है ही नहीं जो उस रो की पहली नॉन जीरो एंट्री बन सके। इसका मतलब है थर्ड रो में आपके पास कोई पिवट नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे? हम ये कहेंगे कि ये थर्ड कॉलम है किसका? x3 का। तो x3 में अगर पिवट नहीं है तो x3 फ्री वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है? तो इस बात को गौर से समझना है। जब मैं इस एग्जांपल पे आऊंगी मैं दोबारा आपको बताऊंगी, ठीक है? तो जिस कॉलम में पिवट एंट्री आ जाती है वो फ्री वेरिएबल नहीं बनता, और वो कॉलम जिसमें पिवट एंट्री नहीं होती उसको डेजिग्नेट करते हैं कि वो आपके पास एक फ्री वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है? अब फ्री वेरिएबल का रोल क्या है वो जब हम इस एग्जांपल में आएंगे तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी थी कि ये जो ए पार्ट आप सॉल्व करोगे ना, इसकी जब आप एचएनएन फॉर्म बनाओगे तो यू विल सी, अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक होंगी तो आपके पास x1 के कॉलम में, x3 के कॉलम में, x4 के कॉलम में टोटल कितने कॉलम्स होंगे? जितने अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है? आपकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी ना, x1 x2 3 4 5, 5 अननोन्स हैं। तो आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर इन वेरिएबल्स के लिए 5 कॉलम्स होंगे और एक कॉलम आपके पास इस जो राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो एंट्रीज आती है ना, जिसको बी कहते हैं, तो इसका एक कॉलम होगा 761 का, ठीक है? तो अब वो कौन से कॉलम्स होंगे जहां पे आपको पिवट्स मिल जाएंगे? यू विल सी कि आपके पास x1 x3 और x4 वेरिएबल्स के कॉलम्स ऐसे कॉलम्स होंगे कि वहां पर आप देखेंगे कि आपको पिवट मिलेंगे। अब पिवट क्या होगा कि आपकी जो पहली नॉन जीरो एंट्रीज होंगी ना किसी भी रो की, वो x1 x3 और x4 के कॉलम्स में आपको नजर आ रही होंगी, ये उसमें अपीयर होंगी। अब वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिसमें पिवट नहीं मिलेगा आपको? जैसे यहाँ देखें, ये x3 का कॉलम था जिसमें है 1 माइनस 3/5 यहाँ पिवट नहीं मिला ना। यही कुछ यहाँ भी होगा कि x2 x5 के कॉलम में आपको पिवट एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आपका पिवट नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया है कि x2 x5 क्या हो जाएंगे? फ्री वेरिएबल्स, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये समझ नहीं आई, काइंडली एक दफा दोबारा बता दें। जी, श्योर, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, मुझे बताइए आपको क्या समझ नहीं आई? बताओ। पिवट और फ्री वेरिएबल का फर्क समझ नहीं आया, ऐसे ही है? यस मैम, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गया था मैम, इंटरनेट इश्यू की वजह से, इसलिए समझ नहीं आई मैम। अच्छा, आप वैसे रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आप बच्चे रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, लेकिन मैं आपको चलने दोबारा हाईलाइटेड यहाँ पे मैट्रिक्स है ना, इसको गौर से देखें। इस मैट्रिक्स में मैंने आपसे ये कहा है कि ये एचएनएन फॉर्म है, ठीक है? एचएनएन फॉर्म बन चुकी है। अब पहली बात तो ये कि फ्री वेरिएबल्स और पिवट्स का आपको हमेशा एचएनएन फॉर्म बनाने के बाद पता चलता है। ओरिजिनल मैट्रिक्स में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि पिवट की डेफिनेशन क्या है? माइक्रोफोन म्यूट कर ले बेटा। जब आप ये देखते हो ना कि आपके पास किस वेरिएबल के लिए या किस वेरिएबल के कॉलम में पिवट एंट्री है, तो वहां पे फ्री वेरिएबल नहीं बन सकता। जैसे x1 का जो कॉलम है उसमें आपके पास
अच्छा, ये जो हाईलाइटेड है आपके पास, इसमें अगर आप देखें तो ये एचलन फॉर्म है हमारी ओरिजिनल सिस्टम की। तो जो इसमें x1 का कॉलम है, उसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक पिवट एंट्री 1 आ रही है, और पिवट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो। पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, दूसरी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, और तीसरी रो में कोई पहली नॉन जीरो एंट्री आपके पास अपीयर नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास x1 का जो कॉलम है, जो पहला कॉलम है, उसमें पिवट आ गया, x2 के कॉलम में पिवट आ गया, और x3 के कॉलम में कोई पिवट नहीं आया। इसका ये मतलब होगा कि जो x3 है वो फ्री वेरिएबल है। हर वो वेरिएबल जो जिसमें पिवट नहीं होता, जिसके कॉलम में पिवट नहीं होता, ठीक है, वो फ्री वेरिएबल बन जाता है। अब फ्री वेरिएबल का एक रोल होगा, वो हम जाके इस एग्जांपल में देखेंगे कि फ्री वेरिएबल बाकी वेरिएबल से डिफरेंट क्यों होता है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब आप ये वाले एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ए जो पार्ट है इसकी जब आप एचलन फॉर्म बनाएंगे ना, तो यू विल सी कि आपके जो x1, x3, x4 के कॉलम्स बनेंगे, वहां पिवट्स मिलेंगे आपको, वहां कोई ऐसी एंट्री जरूर होगी जो उस कॉरेस्पॉन्डिंग रो की पहली नॉन जीरो एंट्री होगी। तो ये तो तीन वेरिएबल्स x1, x3, x4 आपने कह दिया पिवट वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब बाकी रह जाएंगे x2, x5। ये वो वेरिएबल्स हैं, आप इनके कॉलम्स में देखेंगे आपको कोई पिवट एंट्री नजर नहीं आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो वेरिएबल पिवट नहीं बन सकता वो फ्री वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट सॉल्व करके देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। इसमें आपके पास तीन अननोन्स हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, आंसर को यहाँ से मैच कीजिएगा। यू विल सी कि यहाँ पर क्या होगा, कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, यानी आपके पास तीन कॉलम्स होंगे आपके तीन अननोन वेरिएबल्स के लिए, x, y, z। ठीक है, तो इन अननोन वेरिएबल्स के लिए आपके पास तीन कॉलम्स आएंगे, एंड यू विल सी कि आपके पास इन तीनों में आपको पिवट मिल जाएगा। तो अगर तीनों में आपको पिवट मिल जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ कोई फ्री वेरिएबल नहीं है। फ्री वेरिएबल तो तब आता है ना जब किसी कॉलम में आपके पास पिवट ना हो। अच्छा, अब इसका एक और मतलब भी होगा, आप देखिएगा, आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना जहाँ पे आपको कोई फ्री वेरिएबल नहीं मिलता, तो आप इसमें देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर यू विल सी कि आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। जरा इस बात को वेरीफाई करके मुझे बताइएगा। ठीक है, अब इस बात से आपने एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जाके पूछूंगी। ठीक है, माइंड में रखिएगा इस बात को कि अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए, आप उसको ट्रांसफॉर्म करें उसके एचएन फॉर्म में, और आपको ये लगे कि वहां पर कोई फ्री वेरिएबल नहीं है, जबकि सबके सब कॉलम्स में आपको पिवट्स मिल जाते हैं, तो व्हाई डज इट मीन कि ये आपको यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है, ये बात आपने मुझे बतानी है। अच्छा, अब सी पार्ट देखें। सी को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यू विल सी कि आपके पास द नोशन ऑफ पिवट एंड फ्री वेरिएबल्स अप्लाइज ओनली टू अ सिस्टम इन एचलन फॉर्म। ठीक है, आप जब थर्ड सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आपने देखना है कि आपके पास कितने पिवट्स हैं और कितने फ्री वेरिएबल्स हैं। आसान सी बात है, आपने उन कॉलम्स को देखना है जहाँ पे आपको पिवट एंट्री नजर आ रही है, तो वो आपका फ्री वेरिएबल नहीं बन सकता। अगर कोई ऐसा कॉलम है कि जहाँ पर आपके पास आपको नजर आ जाए कि यहाँ पिवट की एंट्री नहीं है, तो आपने उसको फ्री डेजिग्नेट करना है। ठीक है, जो सी पार्ट है दिस इज सॉर्ट ऑफ योर होमवर्क। ठीक है, तो पहले दो पार्ट्स का तो आंसर मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया, लेकिन सी पार्ट को थोड़ा सा आपने खुद स्टडी करना है और मुझे बताना है कि आपको समझ आई है कि नहीं। नहीं आएगी तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए, जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आपको इतनी ही स्टेटमेंट दी जाएगी दैट सॉल्व द सिस्टम, जस्ट सॉल्व दिस सिस्टम, बाकी आपकी ड्यूटी है। अब सॉल्व दिस सिस्टम इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इस सिस्टम में अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू बताएं। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आप मैथमेटिक्स का कर रहे हो या इवन आप किसी और सब्जेक्ट का भी कर रहे हो,
आपका पर्पस क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? अननोन क्वांटिटीज को डिटरमिन करना। अगर आपसे ये कहा जा रहा है सॉल्व दिस सिस्टम, तो पहले तो आप ये देखोगे कि इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटीज आ रही हैं उनकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब अगर लीनियर सिस्टम दिया जाए और कहा जाए सॉल्व द सिस्टम, तो इसका मतलब है कि आपका काम ये है कि आपने अननोन वेरिएबल्स x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो, जो हम पढ़ के आए हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि सबसे पहले अपने सिस्टम की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। अगर आपका सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, और अगर ये होमोजीनियस है तो कोई फर्क नहीं है, फिर तो ऑगमेंटेड और कोफिशिएंट सेम हो जाती है, क्योंकि लास्ट कॉलम 0 होता है, वो सब्स्टिट्यूट करना ना करना बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ बी कॉलम को ऐड करके अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई। ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें कुछ सिंपल रो ऑपरेशंस करने के बाद आप इस क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपल ऑपरेशंस इसलिए कि एक जीरो तो यहाँ आपको पहले ही मिल गया। ठीक है, तो अगर तो आप कोई ये टेक्निक आप पहले यूज करते रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप जैसे आप सॉल्व करते आए हो वैसे करें कि अगर कोई एक जीरो आ जाता है ना, तो सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड रो में वैसे भी एक ही जीरो चाहिए, तो पहला स्टेप ये होता है कि हम इंटरचेंज कर देते हैं सेकंड और थर्ड रो को, और ये जीरो हम सेकंड रो में ले आते हैं, तो इसका मतलब हमारा सेकंड रो का काम तो पहले ही सॉल्व है। सिर्फ थर्ड रो पे हमें एक से ज्यादा जीरो बनाने हैं, और वो हम क्या करेंगे, एक दो रो ऑपरेशंस करेंगे। तो ये आप देख लें कि यहाँ तो हम जब थर्ड रो में दो जीरोस बना रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल है जो इन दोनों में कॉमन होगा, जो कि इस पूरी रो को जीरो कर देगा। ठीक है, स्केलर मल्टीपल कोई एक ऐसा होगा जिसका मल्टीपल आपके पास इन दोनों में से कोई एक रो होगी। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, एक पूरी रो जीरो हो गई। अच्छा, एक्चुअल फॉर्म तो बन गई। ठीक है, अब जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, तो यू विल कम टू नो कि अगर आप किसी भी सिस्टम को सॉल्व करते हैं ना, और अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल्स है और एक्चुअल फॉर्म में एक पूरी रो जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स 3 थे, इक्वेशंस 2 रह गई। तो यहाँ से ये आप बात फौरन डिटर्मिन कर लोगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन तो अब कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसका आएगा तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस कब आते हैं, जब आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके नंबर ऑफ अननोन से थोड़ी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखें आपके पास अननोन सिस्टम में कितने थे, 3। सिस्टम में तो 3 इक्वेशंस दी हमें, लेकिन जब हमने उस पर वर्किंग की, उसको एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि हमारा पार्ट है गॉस एलिमिनेशन मेथड का, तो हमने ये देखा कि एक रो हमारी मजीद जीरो हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास 3 अननोन्स हैं, एक रो एक्सक्लूड हो गई है, बाकी रह गई 2 रोज, अननोन्स हैं 3। तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल को हमें खुद से कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं कि अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए भी हमें देखना है कि हमने किस वेरिएबल को खुद से कोई वैल्यू देनी है, किस वेरिएबल को हमने पैरामीटर टी लेट करना है, उसका तरीका क्या है। हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये राइट टाइम है इस चीज को डिस्कस करने का, और इसी क्वेश्चन को माइंड में रख के मैंने आपको बात पहले भी बताई थी कि फ्री वेरिएबल को देखने के लिए हमें हमें कैसे पता चलता है कि हमने किस वेरिएबल को फ्री वेरिएबल लेना है। ठीक है, ये नहीं होता, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को फ्री ले लें, किसी भी वेरिएबल को फ्री ले लें, लेकिन राइट मेथड अगर हमें पता है तो आई थिंक हमें राइट वेरिएबल को ही फ्री रखना चाहिए। ठीक है, अब आपने सिस्टम को देखा, जो आपका एक्चुअल फॉर्म में सिस्टम रिड्यूस हो चुका है। पहला जो कॉलम है वो आपका x1 का है, इसमें पिवट नजर आ गया, ये फ्री वेरिएबल नहीं बन सकता। सेकेंड कॉलम देखा, उसमें भी पिवट मिल गया, ये फ्री नहीं बन सकता। थर्ड वेरिएबल पे आए, यहाँ पर कोई पिवट नहीं है, 3 ही वेरिएबल्स थे, 2 तो फ्री नहीं बन सकते, एक थर्ड ऐसा वेरिएबल है x3 जिसकी कॉलम में हमें पिवट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि फ्री बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर कोई ये मेथड अडॉप्ट नहीं करता फ्री वेरिएबल को लोकेट करने का, तो वो क्या करेगा कि वो x1 को भी टी कह सकता है, वो x2 को भी टी कह सकता है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आपके सोल्यूशन पे कोई इसको गलत नहीं कहेगा। लेकिन राइट प्रोसीजर यही है कि आप फ्री वेरिएबल को पहले लोकेट करें और उसको टी डेजिग्नेट करें। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकली गलत है कि आप एक वेरिएबल को जो फ्री नहीं है आप उसको फ्री कह रहे हो। तो x3 क्या बन गया, फ्री। अब जो फ्री वेरिएबल होता है उसको हमेशा लेट करते हैं टी के इक्वल। अगर आप यहाँ देखें
x3 इज द फ्री वेरिएबल, तो x3 को हमने क्या कह दिया यहाँ पर, t कह दिया। ठीक है, अब हमारे पास बाकी रह गई थी दो इक्वेशंस, इनको जब हमने लिखा तो हमारे पास क्या आया, x2 इज 3/5 t माइनस 2/5, दैट इज जो x3 आएगा माइनस 3/5 इंटू x3 आएगा ना, उसकी जगह t पुट कर दें तो x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ गई। पहली इक्वेशन को देखें, इसको हम कैसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। यहाँ हमने x2 x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पुट की, तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास x1 x2 x3 तीनों की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ t आ चुकी है। ठीक है, और t मैंने आपको बताया था t इज अ पैरामीटर जो कि रियल लाइन से बिलोंग करता है, यानी कि किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। और रियल लाइन तो हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होती है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इसमें होते हैं। इसका मतलब है कि t भी इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर हमें कोई भी फ्री वेरिएबल मिल जाता है सोल्यूशन में, तो उसका मतलब है कि हमारा फाइनल सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली x1 x2 x3 एक कॉलम वेक्टर है। ठीक है सॉरी, तो इसको जब आंसर में लिखते हैं ना, तो इसको हमेशा कॉलम वेक्टर में लिखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपना सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रो लिखो, तो रिमेंबर दैट कि फिर आपको रो के ऊपर ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। ट्रांसपोज शोज दैट कि एक्चुअली हमारे पास ये कॉलम वेक्टर था, लेकिन हम जो कि इसको रो में लिख रहे हैं, तो फिर हम उसका ट्रांसपोज भी लगाएंगे, क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बेसिक डेफिनेशन ये कहती है दैट दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, जिसमें जो x वेक्टर हमारे पास होता है अननोन्स का वेक्टर, वो हमेशा कॉलम वेक्टर होता है। ठीक है, इस वजह से जो भी आंसर आप दें, प्रेफर करें कि उसको इस तरह से कॉलम में लिखें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन अगर इस एग्जांपल से रिलेटेड हो क्लास, तो यू कैन आस्क नाउ। यस, ये x1 की वैल्यू कैसे आई है 27/5 माइनस 2/5 t। x1 की वैल्यू कैसे आई है बच्चे, जब आप x1 की इक्वेशन लिखोगे ना, x1 के लिए दैट इज x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। x2 की जगह वैल्यू पुट करना 3/5 t माइनस 2/5, x3 की जगह पुट करना t। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल सी कि ये 27/5 ऑटोमेटिकली आएगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? यस मैम, समझ आ रही। इसको सॉल्व करें ना आप, इक्वेशन 1 के अंदर x3 की जगह t पुट करें, x2 की जगह जो इन टर्म्स ऑफ t वैल्यू आई है उसको पुट करें, तो ये आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था गॉस एलिमिनेशन मेथड में बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पहले x1 का होना जरूरी है, सॉरी बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं, सबसे पहले x3 का होना जरूरी है, वो तो हमने t कह दिया, फिर x2 हमें पता चलेगा, और इन दोनों को पुट करके हमें x1 मिलेगा। तो पहले x3 x2 पे तो वर्किंग कर लेना, फिर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो कैलकुलेशंस के बाद ये इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल पे आ जाए। अच्छा, इस एग्जांपल में थोड़ा सा सॉल्यूशन को लिखने का तरीका चेंज है, और कोई फर्क नहीं है। और यहाँ जिस तरह से हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना, ये मोर प्रेफर्ड है एज कम्पेयर टू जो हमने पिछली एग्जांपल की है ना। यहाँ समझाने का पर्पस क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, इस एग्जांपल के अंदर हमने सॉल्यूशन को बस एज इट इज लिख दिया, कोई इस पर हमने ज़्यादा नहीं सोचा कि हमें जो कांस्टेंट्स हैं जो टी के साथ नहीं अपीयर हो रहे उनको अलग लिखना चाहिए, जो टी के साथ हैं उनको अलग लिखना चाहिए। अगर आप इस तरह भी अपना आंसर लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल की तरह अपना आंसर लिखोगे ना, तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड है। कि मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे लिखते हैं, लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रेफर हम करेंगे कि हम इस तरह अपना आंसर लिखा करें। ठीक है, आपको सिस्टम दिया जा रहा है, वही काम है आपका कि आपने इसको सॉल्व करना है, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं। एक बात तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पता चल जाएगी कि इसका जो भी सोल्यूशन आने वाला है वो इनफाइनाइट मैनी होगा, यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आ सकता। और वो क्यों नहीं आ सकता? यूनिक सोल्यूशन की पहली कंडीशन तो ये होती है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, और वो तो पहले ही वायलेट होगी हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही। ठीक है, तो अब 4 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन हमारे पास कम है, क्योंकि रूल ये कहता है कि आपके जितने अननोन्स हैं उतनी मिनिमम इक्वेशंस तो जरूर होनी चाहिए। उससे ज्यादा इक्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। कम होंगी तो फिर यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने बना ली, ठीक है, ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब आपने इस पे एचलन फॉर्म के सारे ऑपरेशंस करने हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास जो सेकेंड रो के अंदर, अगर आपको ये मैं दिखाऊं, ये इतना सा पार्ट जो ये तो आपको देखते ही लग रहा है कि ये एक दूसरे के साथ 2 का मल्टीपल है, ठीक है। द थर्ड रो, द फर्स्ट 2 एंट्रीज ऑफ द थर्ड रो आर द मल्टीपल ऑफ द second row or the first 2 entries of the second row. इसी तरह से first 2 entries of the second row are the multiple of the first 2 entries of the third row. तो ये तो एक ही ऑपरेशन करने से आप देखें आपके पास एंटायरली ये जीरो हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पर आपके पास ये जीरो तो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड रो में तो ऑलरेडी 2 जीरोज आ चुके हैं, थर्ड रो में हमें सिर्फ एक जीरो और बनाना है, लेकिन वी कैन सी दैट कि जब हम इस -2 को जीरो बनाते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली थर्ड रो पूरी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये थर्ड रो आपके पास पूरी जीरो हो चुकी है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर भी एक इक्वेशन कम थी, एक्सेल फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक और कम हो गई। तो अब अननोन्स 4 हैं, इक्वेशंस रह गई 2। इसका मतलब है कि 2 वेरिएबल्स ऐसे रह जाते हैं जिनको हमें खुद से कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, जिनको इन अदर वर्ड्स फ्री वेरिएबल लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हमारे अगर 4 अननोन्स हैं, इक्वेशंस 2 रह गई हैं, तो 2 इक्वेशंस हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू तो दे सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग 2 की नहीं देंगे। तो वो जो 2 रह जाएंगे वो हमारे फ्री वेरिएबल्स बन जाएंगे और उनको हमें खुद से कोई पैरामीटर असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखना है कि किन 2 वेरिएबल्स को हमने असाइन करना है, क्योंकि यूजली रफली जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, आखिरी 2 को वैल्यू दे देते हैं x3 x4 को, लेकिन ये राइट मेथड नहीं है। वी शुड लोकेट कि किन 2 वेरिएबल्स को वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब आप देखें ये आपकी एचलन फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। इसमें अगर अपना पहला कॉलम देखें, x1 का कॉलम, उसमें आपको पिवट मिल गया, तो ये फ्री वेरिएबल नहीं बन सकता। सेकेंड कॉलम को देखें, यहाँ कोई पिवट नहीं है, इसका मतलब है x2 हमारा पहला फ्री वेरिएबल है। थर्ड कॉलम को देखें, इसमें पिवट है, तो ये फ्री वेरिएबल नहीं बन सकता। x4 के कॉलम को देखें, यहाँ पर आपके पास कोई पिवट एंट्री नहीं है, तो ये हमारा दूसरा फ्री वेरिएबल है। इसका मतलब है x2 and x4 both are the free variables while x1 and x3 are not the free variables, जिनको sometimes हम बेसिक वेरिएबल भी कहते हैं या बेस वेरिएबल, ठीक है। तो x2 और x4 वो वेरिएबल्स हैं जिनके कॉलम्स में हमें पिवट नहीं मिले। इसका मतलब है कि ये हमारे फ्री वेरिएबल्स बन जाएंगे। और फ्री वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? फ्री वेरिएबल्स का मतलब ये है कि इनको कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, कोई पैरामीटर इनको हम एक पैरामीटर के इक्वल इक्वेट कर देंगे। वो t1 t2 भी हो सकते हैं, वो ts भी हो सकते हैं, वो pq भी हो सकते हैं, वटएवर जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो जो अदर देन फ्री वेरिएबल्स होते हैं उनको लीडिंग वेरिएबल्स का नाम भी दिया जाता है। तो लीडिंग वेरिएबल्स तो हमने देख लिए, हमारे x1 x3 हैं, और वो क्यों x1 x3 हैं, क्योंकि यहाँ हमें पिवट मिल गया। फ्री वेरिएबल्स कौन से हैं जिनमें पिवट्स नहीं थे? वो x2 x4 हैं। तो हमने क्या किया, हम लेट कर लेते हैं कि x2 हमारे पास s के इक्वल है जो एक पैरामीटर है, और x4 t के इक्वल है, वो भी एक पैरामीटर है, ठीक है। अब हमने वही बैक सब्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे तो बैक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही इक्वेशंस हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से आप लिखोगे x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 1। वहाँ आप किसी भी पैरामीटर, किसी एक पैरामीटर की आपको वैल्यू पुट करने की पड़ेगी, दैट इज x4, और आप इसको t पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, अगर आप देखें x1 आपके पास 2 प्लस s माइनस टी आता है, x2 आपके पास s आता है, x3 1 प्लस t है, और x4 आपके पास t के इक्वल है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, ये भी तो सोल्यूशन ही है ना। मेरा तो काम बस इतना था कि मुझे फ्री वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स, और ये भी मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे ये पैरामीटर्स क्यों चाहिए। लेकिन राइट मेथड क्या होता है? देखिए, अब यहाँ पर 3 तरह की आपके पास कंडीशंस आ जाती हैं। एक ये कि ये जो आपने वैल्यूज लिखी हैं x1 x2 x3 x4 की, उसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनमें ना तो s है और ना t है, जो कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनमें t नहीं है लेकिन s है, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनमें t है लेकिन s नहीं है। तो अब इसको हमने कैटेगराइज कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले मैं वो कॉलम लिखने जा रही हूँ जिसमें ना तो s है ना t है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स है।
पहले x1 की वैल्यू में जरा देखें, आपके पास वो कौन सी टर्म है जिसमें ना s है ना t है, जिसको क्या कहा जा सकता है कि s की पावर भी 0 है और t की पावर भी 0 है, वो है 2। आप सिंपल इसको 2 लिखते हैं, बाकी s और t को छोड़ दें। सेकेंड x2 की वैल्यू में आए आप, तो यहाँ पर कोई ऐसी एंट्री आपको नजर नहीं आ रही जहां पर आपके पास, अच्छा ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये आई गेस दिस इज रॉन्ग, ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 0 है। यहाँ पर आपके पास कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा क्लास, क्योंकि अगर आप x2 की वैल्यू में आए ना, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जिसके साथ आपके पास s और t नहीं है। ये असल में इंटरचेंज करके लिख दिया गया है। ये जो x3 की वैल्यू में 1 आ रहा है ना, उसको x2 की जगह लिख दिया है, और x2 का 0 x3 की जगह लिख दिया है। इसको जब आप खुद करेंगे तो आई गेस आप बेटर कर सकते हो। तो जो x2 की वैल्यू है, वहां पर मेरे पास कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसपे ना s आ रहा हो ना t आ रहा हो, तो मैं इसको यहाँ 0 लिख दूंगी। ठीक है, ये करेक्शन कीजिएगा, यहाँ 0 लिखना है आपने। ठीक है, इसको बेशक नोट कर लें। और फिर आ जाए x3 की वैल्यू पे यहाँ, तो x3 में आप देखें 1 प्लस टी है, तो 1 वो आपके पास नंबर है जिसके कोफिशिएंट में ना तो t है और ना s है, तो 1 मैं यहाँ लिख दूंगी। फिर लास्ट में आ जाओ, ठीक है, तो x4 में आपके पास फिर कोई ऐसी एंट्री नहीं है जिसके साथ ना s आ रहा हो ना t आ रहा हो, तो यहाँ भी आपने 0 लिखना है। ठीक है, ये इस कॉलम में मिस्टेक है, मैं आपको बताती हूँ, ये कॉलम मैं बोलती हूँ, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ये जो कॉलम है ये आप यूं लिखेंगे, दिस इज 2 0 1 0। ठीक है, दिस इज 2 0 1 0। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम पे आ जाए। नेक्स्ट कॉलम है जहां पर हमें वो एंट्रीज लिखनी है जो s के कोफिशिएंट पे लिखी जा रही है। तो जरा x1 की वैल्यू में देखें, x की कोफिशिएंट में 1 आ रहा है, तो आपने 1 लिख दिया। सेकंड में आ जाए, x के कोफिशिएंट में 1 लिखा जा रहा है, तो 1 लिख दिया। थर्ड में आ जाए, s के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, s है ही नहीं, तो 0 लिख दिया। x4 की वैल्यू में आ जाए, दैट इज द फोर्थ एंट्री ऑफ दिस कॉलम, यहाँ पर फिर s की कोई एंट्री नहीं है, तो भी हमने 0 लिख दिया। अब आ जाए t के कोफिशिएंट्स में। अगर x1 की वैल्यू में देखें t का कोफिशिएंट तो क्या है, -1। x2 में कहीं पर भी t नहीं है, तो 0। x3 में t के साथ 1 आ रहा है, और x4 में भी t के साथ 1 आ रहा है। ठीक है, एंड यू कैन वेरीफाई कि जब आप इन 3 कॉलम्स को ऐड करते हैं तो आपके पास ये सोल्यूशन बनना चाहिए। और ये वो बात है जिसके बाद आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने इनको स्प्लिट कैसे करना है। जब आपको पता है कि इनको ऐड करने से दोबारा ये आंसर आना चाहिए, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा डिटरमिन करना कि हम इनको ब्रेक कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ी सी टेक्निकल साइड शुरू हो गई है। हमने अभी जो लास्ट एग्जांपल्स किया ना, वो बहुत आसान थी, जिसमें बस फ्री वेरिएबल पे बात हुई थी और लीडिंग वेरिएबल्स पे, और फिर हमने इनको कैसे नेम करके फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें हम प्योरली एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं जो कुछ हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, सो डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ k such that the linear system 9x plus ky is equal to 9, kx plus y is equal to -3 has first part no solution, B part infinitely many solutions, C part a unique solution। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, आप k की वो वैल्यूज बताएं जिसके लिए इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन आ सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ सकता है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो आपको के की को वैल्यूज बता दी है। ओके, अच्छा, अब ये वैल्यूज आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसको अगर आप गौर से समझेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, 2x2 का सिस्टम दिया जा रहा है, दो आपके पास अननोन्स हैं, दो आपकी इक्वेशंस हैं, आप इसकी बना लें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है,
अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। ये है आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। 2x2 का सिस्टम है। मैक्सिमम आप यही करोगे कि आपने यहाँ पर सेकेंड रो के अंदर पहली एंट्री को जीरो बनाना है, क्योंकि अगर फर्स्ट एंट्री में कोई जीरो नहीं है तो सेकेंड एंट्री में सेकेंड रो में एक जीरो होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दिस मैट्रिक्स द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले स्टेप ये कर सकते हो कि आप रो 1 को 9 से डिवाइड कर दो ताकि यहाँ 1 आ जाए। नहीं भी डिवाइड करते हो तो भी आप इसको जीरो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप अगर इसको 1 बना लेते हैं तो आपने क्या करना है, रो 1 को k से मल्टीप्लाई करके आपने रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी फाइनली जो एचलन फॉर्म है वो ये बनती है। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप और कर लें, क्योंकि आपको पता ही है कि हम कैलकुलेशन में प्रेफर ये कर रहे होते हैं कि हम रैशनल टर्म्स को अपीयर ना करवाएं, ठीक है। तो class, how many times should I mute every student? How many times? जी हाजरा बीबी ये ऑन होल्ड क्यों है? हाजरा बीबी, हाजरा इज देयर?